डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत एक प्रमुख चैप्टर ब्रिटिश संविधान के बारे में बात कर रहे थे। और ब्रिटिश संविधान में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अभिसमय, कन्वेंशंस। तो अभिसमय क्या है, क्या इनकी विशेषताएं हैं, कैसे इनका विकास हुआ, इनकी उपयोगिता क्या है और क्यों ब्रिटिश संविधान में अपना ये महत्व रखते हैं, आदि बिंदुओं के ऊपर आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। अभिसमय की अर्थ के अगर हम बारे में बात करें तो अभिसमय किसी भी संविधान में वो अलिखित प्रावधान होते हैं जो कि वहाँ की राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक विभागों और सरकारों, न्यायालयों आदि के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, निर्धारित करते हैं। उन अलिखित कानूनों को अभिसमय कहा जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है, विकसित संविधान है, निर्मित संविधान नहीं है। तो इस अलिखित संविधान में बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो अभिसमयों का है। और ये अभिसमय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित रीति रिवाज, परंपराएं, कस्टम्स हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती हैं। और इनकी उपयोगिता की वजह से कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक संस्था इनका उल्लंघन नहीं कर पाती। तो अभिसमय के अगर हम अर्थ की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश संविधान में अलिखित परंपराएं कैसी हैं? अनरिटन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जो कि राजनीतिक संस्थाओं का, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे संसद है, राजा का पद है, मंत्रिमंडल है, आदि राजनीतिक संस्थाओं या पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं, नियामक करती हैं, रेगुलेट करती हैं। उन अलिखित परंपराओं को अभिसमय कहा जाता है। J.S. मिल ने इन अभिसमयों को संविधान के अलिखित नियम कहा। अनरिटन लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्स कन्वेंशंस। तो कन्वेंशंस ब्रिटिश संविधान में, सभी देशों के संविधान में कुछ अलिखित प्रावधान होते हैं जो कि परंपराओं पर आधारित होते हैं, परंतु इनका अनुपात, इनकी मात्रा ब्रिटिश संविधान में इतनी ज़्यादा है और इसी कारण हम ब्रिटिश संविधान को एक अलिखित संविधान भी कहते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अभिसमयों की विशेषताएं क्या हैं कि साहब ये अभिसमय जो होते हैं वो कानून से भिन्न होते हैं। डिफरेंस फ्रॉम लॉज। क्यों होते हैं कानून से भिन्न? देखिए, कानूनों का निर्माण संसद की एक विधायी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जबकि कानून लिखित होते हैं। कानूनों के आधार पर न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है, परंतु अभिसमय हम देखें, अभिसमय लिखित रूप में नहीं होते, ना इनका संसद द्वारा निर्माण किया जाता। इनका निर्माण तो इनकी व्यवहारिक उपयोगिता कि अगर किसी केस में जो व्यवहार हमने अपनाया और उस व्यवहार से हमारा काम हो गया, जो मूल्य रीति रिवाज हमने काम लिए और उन मूल्यों रीति रिवाजों से, उन तत्वों से अगर हमारा काम बन गया तो वो आने वाले समय के लिए हमारे लिए क्या बन गई? एक नज़ीर बन गई, एक परंपरा स्थापित हो गई कि इस परिस्थिति में हमें ये व्यवहार काम में लेना है। तो कानून से भिन्न है, क्योंकि दूसरा, कानूनों के उल्लंघन करने पर हम देखें न्यायालय का भय रहता है, दंड का भय रहता है, जबकि अभिसमयों के उल्लंघन करने पर क्या कोई सजा मिलती है? तो हम देखें कि अभिसमयों के पीछे किसका बल रहता है? नैतिक बल रहता है, मोरल फोर्स। ये मोरल फोर्स जो है वो राजनीतिक संस्थाओं को, व्यक्तियों को, राजनीतिक दलों को, प्रधानमंत्री को, संसद को इन अभिसमयों का उल्लंघन करने से रोकता है। संवैधानिक पवित्रता का गुण, हम देखें कि जो शासन को संचालित करने वाले आधारभूत कानून हैं उनका उल्लेख किसी भी देश के संविधान में होता है, पर ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है और ब्रिटिश संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा किससे मिलकर के बना हुआ है? अभिसमयों से मिलकर बना हुआ है। और ये अभिसमय कैसे हैं? अलिखित हैं। तो ब्रिटेन में जब संविधान में कानून उल्लिखित नहीं है तो कहा जाता है कि साहब इनके पीछे, अभिसमयों के पीछे क्या नहीं है? पवित्रता। मतलब लोगों के दिमाग में, ब्रिटिश लोगों के दिमाग में इन अभिसमयों के पालन के लिए दृढ़ता नहीं है। परंतु हम देखें कि ब्रिटिश लोग जो हैं वो इन अभिसमयों की व्यवहारिक उपयोगिता के कारण इनका सदैव पालन करते हैं, कदापि उल्लंघन नहीं करते। तो ये एक मोटी मोटी दो विशेषताएं हैं जो अभिसमयों के बारे में हमें, इनके स्वरूप के बारे में हमें बताती हैं। अब हम आगे बात करें रिलेशन बिटवीन कन्वेंशंस एंड लॉज। अभिसमय और कानून के बीच क्या अंतर है? तो इस अभिसमय और कानून के बीच अंतर को समझने के लिए हमें देखना होगा कि इनमें क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं।
पहले हम इन दोनों के बीच अंतर की बात करें, व्हाट आर द डिफरेंसेज बिटवीन कन्वेंशन एंड लॉज। तो हम देखें कि दोनों की निर्माण पद्धति में अंतर है। कानूनों का निर्माण संसद की एक निश्चित विधायी प्रक्रिया, प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं, दोनों सदनों से पारित होता है, तत्पश्चात राजा की स्वीकृति मिलने पर कोई भी विधेयक क्या बन पाता है, कानून बन पाता है। जबकि अभिसमयों के निर्माण में इस प्रकार की औपचारिक प्रक्रिया का पालन नहीं करना होता। अभिसमय जो है वो व्यवहारिक उपयोगिता के कारण हम देखें कि आने वाले समय के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं और आने वाले समय में सरकारों द्वारा इन अभिसमयों का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। दूसरा बड़ा अंतर है स्पष्टता एवं सुनिश्चितता का अंतर। कानून बड़े स्पष्ट होते हैं, सुनिश्चित होते हैं, उन कानूनों में उनके क्षेत्र को, उनकी विशेषताओं को बड़ी भली भांति तरीके से निर्धारित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। जबकि अभी समय इतने ऑब्जेक्टिव नहीं होते, इतने स्पष्ट नहीं होते, इतने सुनिश्चित नहीं होते। वह मोटे मोटे आचरण के बारे में, व्यवहार के बारे में हमें दिशा निर्देश देते हैं। तो एक अंतर ये भी है। इसके अलावा बाह्य रूप में अंतर, बाह्य रूप में अंतर हम इस प्रकार देख सकते हैं कि कानून सदैव लिखित मिलेंगे हमें, और अभिसमय किस रूप में मिलेंगे, जैसा कि इसकी परिभाषा में देखा, अभिसमय कैसे मिलेंगे, अलिखित मिलेंगे। तो एक अंतर ये भी है। संशोधन की पद्धति में अंतर, अगर हमें किसी भी कानून में संशोधन करना पड़े तो संसद द्वारा एक संशोधन विधेयक लाया जाएगा, तत्पश्चात उस कानून में संशोधन होगा। परंतु अभिसमयों में संशोधन करने के लिए हमें इस प्रकार के किसी विधेयक की आवश्यकता नहीं होती। हम व्यवहारिक उपयोगिता के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर समय की मांग के अनुसार अपने आचरण में, अपने व्यवहार में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। और ब्रिटिश संविधान तो पूरी तरह से परिणाम है किसका, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। तो 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी में हम देखें राजतंत्र के विकास में कई परिवर्तन आए। उन परिवर्तनों के अनुरूप ब्रिटिश संविधान ने अपने आप को क्या किया, परिमार्जित किया, संवर्धित किया। और हम देख सकते हैं किस प्रकार एक निरंकुश राजतंत्र, राजा का पद जो है वो संवैधानिक राजतंत्र बना, और संवैधानिक राजतंत्र बनते बनते एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हम देखें कि ब्रिटेन जो है वो क्राउन रिपब्लिक कहा जाता है। क्राउन रिपब्लिक मतलब राजा का पद भी है, और वहाँ कौन सी व्यवस्था भी मिल रही है, रिपब्लिक सिस्टम भी, कि राजा का पद पूरी तरह से एक उत्तरदायी पद है, निरंकुशता उसमें समाप्त। तो इसके पीछे बड़ा योगदान किसका है, अभिसमयों का, जो कि समय के साथ क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। संवर्धित शक्ति का अंतर, कानूनों के पीछे न्यायालयों की शक्ति होती है, उनको न्यायालयों में चुनौती दी सकती है, न्यायालय उनके उल्लंघन करने पर दंड देते हैं। जबकि क्या अभिसमयों के उल्लंघन करने पर भी दंड मिलता है या सजा मिलती है, ऐसा कोई प्रावधान है क्या? तो अभिसमयों के उल्लंघन करने पर औपचारिक रूप से किसी सजा का, दंड का प्रावधान नहीं है। अगर हमने अभिसमयों का उल्लंघन किया तो व्यवहारिक रूप से हमें कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अंततः इसकी पालना करनी होगी, अभिसमयों की पालना करनी ही होगी। तो इसके अलावा हम देखें पालना की दृष्टि से कानूनों को हम बिना किसी अपवाद के पालन करते हैं, जबकि अभिसमयों को हम व्यवहारिक उपयोगिता, अगर आवश्यकता हुई तो हमने उनमें थोड़ा बहुत क्या कर लिया, संशोधन कर लिया, परिवर्तन कर लिया। तो इस तरह से हमें इन दोनों के बीच क्या दिखाई देते हैं, डिफरेंस काफ़ी बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। और इस कारण कहा जाता है कि साहब जितना महत्व कानूनों का है, क्या उतना महत्व ही अभिसमयों का है, क्योंकि कानून लिखित हैं, सुस्पष्ट हैं, सजा का प्रावधान है, इनके पीछे प्रभुत्व शक्ति है, और हम देखें कि साहब इनका बाकायदा संशोधन हो सकता है। ये सब विशेषता कानूनों में है, पर किसमें नहीं है, अभिसमयों में नहीं है, और इसी कारण अभिसमयों को महत्वता प्रदान नहीं की जाती। जबकि अगर हम देखें ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का अपना एक विशिष्ट स्थान है, अपना एक स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, व्यवहारिक उपयोगिता है। और हम देखें प्रत्येक सरकार, वहाँ की ब्रिटिश नागरिक, और या हम देखें प्रत्येक राजनीतिक दल इन अभिसमयों का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकता। और अगर किसी राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर किसी प्रधानमंत्री को या सरकार को कोई बड़ा परिवर्तन करना है तो वहाँ एक जनमत अभिसमय बना हुआ है, मैंडेट कन्वेंशन बना हुआ है। तो वो मैंडेट कन्वेंशन क्या कहता है, अभिसमय वो क्या कहता है कि अगर किसी प्रधानमंत्री को या सरकार को किसी राष्ट्रीय महत्व के विवादास्पद प्रश्न पर कोई निर्णय लेना है तो वो पहले लोक सदन को भंग करा के नए आम चुनाव कराए, और उस विवादास्पद प्रश्न पर जनता की राय पूछे, जनमत पूछे, और दोबारा विश्वास मत हासिल करके, दोबारा बहुमत हासिल करके वो सरकार बनाए, और उस विषय के ऊपर अपना क्या बनाए, कानून बनाए। 1911 में लॉर्ड जॉर्ज जब प्रधानमंत्री थे तो
लोक सदन की शक्तियों को बढ़ाने और लॉर्ड सभा की शक्ति को कम करने के ऊपर विवाद चल रहा था। तो 1910 में हम देखें लॉर्ड जॉय ने लोक सदन को भंग करके नए आम चुनाव कराए और नए आम चुनाव के बाद उन्हें पुनः बहुमत मिला, पुनः प्रधानमंत्री बने और पुनः प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित करने वाला कानून 1911 में संसदीय सुधार अधिनियम पारित कराया, जिसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड सभा की शक्तियां क्या हो गई, कम हो गई। अब शक्तियां किसके हाथों में आ गई, लोक सदन के हाथों में, हाउस ऑफ कॉमन्स के हाथों में आ गई। तो इस प्रकार हम देखें कि अभिसमयों को हम पालना, इनकी अभिसमयों के बीच अंतर होने के साथ साथ उनके बीच हमें एक क्लोज रिलेशन देखने को मिलता है, एक घनिष्ठ संबंध भी देखने को मिलता है, क्योंकि कई जगह कानून क्या होता है, सब शांत होता है, चुप रहता है। तो उस गैप को बीच में भरने के लिए हमें इसकी आवश्यकता लेनी पड़ती है, अभिसमयों की आवश्यकता लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है ये कि अभिसमय ब्रिटेन के संविधान में ही है, अपितु सभी देशों के संविधानों में काफी प्रावधान अलिखित रूप में मिलते हैं और वो अलिखित प्रावधान जो हैं वो जो यहाँ कानून शांत रहता है, जो गैप रहता है, रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान को भरने का या सरकार के विभिन्न अंगों के बीच प्रक्रियाओं को जोड़ने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, अभिसमय करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं, एक दूसरे पर अवलंबित हैं और एक दूसरे के बिना इनका काम भी नहीं चलता। तो ये एक दूसरे से भिन्न होने के साथ साथ परस्पर एक दूसरे से क्या भी हैं, संबंधित भी हैं। एक बड़ा प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि जब ये लिखित रूप में नहीं है तो फिर इन अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, वाई वी फॉलो दीज कन्वेंशंस व्हेन दीज आर अनरिटन। तो हम देखें कि साहब इनका पालन इसलिए किया जाता है कि अगर हम अभिसमयों का उल्लंघन करते हैं तो किसका भी उल्लंघन होता है, कानून का उल्लंघन भी होता है। एक छोटे से उदाहरण से हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये अभिसमय बना हुआ है कि राजा द्वारा वर्ष में एक बार संसद का सत्र बुलाया जाएगा। अब मान लीजिए राजा ऐसा नहीं करता है तो एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, कानूनी समस्या वो ये पैदा होगी कि संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट पारित किया जाता है, जिससे सरकार को सैनिक और असैनिक कार्यों को खर्च करने की अनुमति प्राप्त होती है। अगर बजट सत्र नहीं बुलाया गया, बजट पास नहीं हुआ तो सरकार के पास, राजा के पास सरकार के कार्यों को करने के लिए जो आवश्यक वित्त है वो कैसे प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि बजट ही पास नहीं हुआ। तो आवश्यक रूप से राजा को क्या बुलानी पड़ेगी, संसद बुलानी पड़ेगी। तो यहाँ भी हम देखें कि अभिसमयों का पालन करने से ही किसका पालन होगा, कानूनों का। अदरवाइज अभिसमयों का उल्लंघन करने से किसका उल्लंघन होता है, कानून का उल्लंघन होता है। अभिसमयों को पालन करने में, हमें बाध्य बनाने में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि इन अभिसमयों के पीछे साहब क्या है, नैतिक शक्ति है, मॉरल पावर है। मॉरल पावर कि ब्रिटिश नागरिकों की अपने परंपराओं के प्रति जो समर्पण है या जो राजनीतिक चेतना है या इन अभिसमयों की जो उपयोगिता है, और ये अभिसमय राजनीतिक सरकारों को, राजनीतिक दलों को उत्तरदायी बनाते हैं। और ये इसी कारण, इनके उत्तरदायी बनाए के कारण इन अभिसमयों को क्या करते हैं, इनकी महत्वता के कारण उपयोग में लाते हैं, इन्हें उल्लंघन नहीं करते। तो इन अभिसमयों के पीछे एक नैतिक शक्ति निहित है। इसके अलावा हम देखें कि जनमत की शक्ति, एक एमोस ब्रिटिश राजनीतिक विचारक हुए, उन्होंने कहा कि साहब अभिसमयों का पालन हम किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि इन अभिसमयों के पीछे किसकी शक्ति है, जनमत की, लोगों की शक्ति है। अर्थात लोग, वहाँ ब्रिटिश समाज के जो नागरिक हैं, ब्रिटिश समाज के नागरिक इन अभिसमयों की महत्वता को, उपयोगिता को समझते हैं। क्यों? ब्रिटिश नागरिक ऐसा मानते हैं कि इन अभिसमयों के कारण ही ब्रिटिश सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी बनी हुई हैं और इनकी उपयोगिता है, इसी कारण। इसके अलावा हम देखें कि ब्रिटेन में जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों के बीच भी सहमति बनी हुई है। दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कौन कौन से, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी, अनुदार दल, और दूसरा है लेबर पार्टी, श्रमिक दल। इन दो और भी कई छोटे मोटे दल हैं। तो इन दलों के बीच में इन अभिसमयों को पालन करने के लिए परस्पर सहमति बनी हुई है। कोई भी दल इतना साहस नहीं जुटा पाता या इनका उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करता। इसके अलावा ब्रिटिश नागरिक, प्रत्येक देशों के जो नागरिक हैं उनकी एक सामान्य मनोवृत्ति होती है और उसी मनोवृत्ति के अनुसार वो अपना आचरण करते हैं। ब्रिटिश जाति के बारे में कहा जाता है कि वो सामान्य होता है, इन जनरल कैसी होती है साहब, रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव, अर्थात अपनी प्रथाओं परंपराओं को मजबूती से क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो ब्रिटिश जाति की विशेषता है वो रूढ़िवादी हैं और वो अपनी शासन प्रणाली से संबंधित परंपराओं प्रथाओं को क्या नहीं करते, उल्लंघन नहीं करते। इस कारण भी आसानी से ब्रिटेन में किसका पालन हो जाता है, अभिसमयों का पालन हो जाता है। तो ब्रिटिश जाति का ये स्वभाव अभिसमयों के पालन के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारण है
इन अभिसमयों की व्यवहारिक उपयोगिता, प्रैक्टिकल यूटिलिटी, कि अगर इन अभिसमयों का उल्लंघन किया जाएगा तो हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी सरकारें इस प्रकार के संकट से घिर जाएंगी कि उनका चलाना ही असंभव हो जाएगा। तो इसी कारण भी ब्रिटेन में इन अभिसमयों का पालन किया जाता है। अभिसमयों को हम देखें कि ऐसे कौन कौन से अभिसमय हैं जो ब्रिटेन में फॉलो किए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। तो बहुत सारे अभिसमय हैं और अलिखित रूप में हैं। तो हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इन अभिसमयों को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, कुछ वर्गों में बांट लेते हैं। जैसे हम देखें, पहला अभिसमय है राजा से संबंधित अभिसमय, कन्वेंशन दैट आर रिलेटेड टू द किंग। तो हम देखें राजा के लिए कुछ अभिसमय निर्धारित हैं, जैसे राजा द्वारा वर्ष में एक बार संसद का सत्र बुलाया जाएगा, या प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति की जाएगी। अब प्रधानमंत्री पद पर किसकी नियुक्ति की जाएगी कि लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या किया जाएगा, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। उसकी सलाह के आधार पर ही राजा कार्य करेगा, या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी है। या हम देखें कि राजा जो है वो अन्य जो नियुक्तियां करता है वो मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर करता है। तो ये सब अभिसमय किससे संबंधित है, राजा से संबंधित है। इसके अलावा मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय, मंत्रिमंडल जो वहाँ की कार्यपालिका है वास्तविक कार्यपालिका है, क्योंकि राजा तो नाम मात्र कार्यपालिका है। तो वास्तविक कार्यपालिका संसद का सत्र बुलाने, उनमें विधायी कार्य को निर्धारित करने, या हम देखें कि राजा को सलाह एवं परामर्श देने, या मंत्रिमंडल को अपने पद पर बने रहने के लिए निरंतर लोक सदन के विश्वास मत की आवश्यकता होती है। तो अपने महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में पारित कराने हैं, या हम देखें कि मंत्रिमंडल राजा को परामर्श दे सकता है कि वह लोक सदन को क्या कर दे, समय से पहले भंग कर दे, जिससे नया बहुमत प्राप्त किया जा सके। तो ये सब अगर परामर्श देगा राजा को तो राजा उस परामर्श को मानेगा। उसके आधार पर संसद से संबंधित कि कोई भी विधेयक कानून तब बन पाएगा जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राजा द्वारा क्या की जाएगी, अनुमति प्रदान की जाएगी। अगर संसद द्वारा पारित कोई विधेयक अनुमति के लिए राजा के पास भेजा जाता है तो राजा उस विधेयक को अनुमति प्रदान करने से मना नहीं कर सकता। हम देखें पिछले 300-400 सालों में ब्रिटिश सम्राट द्वारा किसी भी विधेयक को पुनः विचार के लिए, या हम देखें कि उस पर अनुमति देने से मना नहीं किया गया। तो यहाँ पूरी तरह से इतने लंबे समय से किसका पालन हो रहा है, अभिसमयों का पालन हो रहा है। इसके अलावा मंत्रिमंडल का सदस्य बने रहने के लिए किसका सदस्य होना जरूरी है, संसद का सदस्य होना जरूरी है। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोक सदन का सदस्य होना जरूरी है। इसके अलावा हम देखें कि मंत्रिमंडल को निरंतर किसके प्रति उत्तरदायी, अब उत्तरदायी बनाने के लिए परंपरा है कि मंत्रिमंडल को लोक सदन में बहुमत होना चाहिए, विश्वास मत हासिल होना चाहिए। अगर संसद द्वारा सरकार मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया तो मंत्रिमंडल को तुरंत क्या देना होगा, त्याग पत्र देना होगा। सरकार क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, गिर जाएगी। नए तो इस तरह संसद से संबंधित, लोक प्रभुत्व से संबंधित अभिसमय जो हैं कि लोक प्रभुत्व की इन जनता का नियंत्रण, जनता के प्रति उत्तरदायित्व, क्योंकि एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है और इस प्रणाली के अंतर्गत शासन की शक्ति अंततः जनता के हाथों में होती है। तो इसको प्रैक्टिकल यूटिलाइज करने के लिए हम देखें कि जो भी आम चुनाव होते हैं उनमें जिस दल को बहुमत मिलता है उस बहुमत प्राप्त दल की सरकार बननी है, सम्राट द्वारा जो प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा संसद का जो उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति है, जनता के प्रति है। इसके अलावा हम देखें कि मंत्रिमंडल ऐसा कोई काम या ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते जो जनमत की भावना के विरुद्ध हो, ये जनमत का सम्मान नहीं करती हो। अगर कोई दल ऐसा करता है तो अगले आम चुनावों में जनता द्वारा उस सरकार को, उस मंत्रिमंडल को क्या कर दिया जाएगा, अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो ये लोक प्रभुत्व से संबंधित अभिसमय है कि हर 5 वर्ष में चुनाव होंगे, बहुमत सरकार बनेगी है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ एक संगठन है साहब, और ये संगठन बेसिकली उन देशों का है जो पूर्ववर्ती काल में ब्रिटेन के उपनिवेश रहे। तो ब्रिटेन के जो उपनिवेश हैं वो स्वेच्छा से ब्रिटेन के राजा के एक अध्यक्षता में एक संगठन है राष्ट्रमंडल, स्वैच्छिक है, ये इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने इस संगठन का अध्यक्ष किसको स्वीकार किया हुआ है, ब्रिटिश राजा को स्वीकार किया हुआ है। तो वहाँ कुछ परंपराएं हैं कि अगर किसी दूसरे देश की संसद ब्रिटिश संसद से ये अनुरोध करे कि उसके लिए कोई कानून का निर्माण कर दे तो ब्रिटिश संसद उस देश के लिए कानून बना सकती है अनुरोध करने पर, लिखित रूप में उस देश की संसद द्वारा अनुरोध करने पर ब्रिटिश संसद द्वारा उस देश के लिए कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। यह राष्ट्रमंडल के जो सदस्य हैं वो सदस्य जहां प्रतिवर्ष इसका सम्मेलन होता है उस देश का राष्ट्र अध्यक्ष
उसका अध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण अभिसमय हैं जो ब्रिटेन के शासन प्रणाली में काम में लिए जाते हैं। ब्रिटिश संविधान में इन अभिसमयों की महत्वता, इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये अभिसमय अलिखित होने के बावजूद भी, अनरिटन होने के बावजूद भी इनकी व्यवहारिक उपयोगिता इतनी है कि किसी भी शासन प्रणाली को या वहाँ की संसदात्मक शासन प्रणाली को या वहाँ की हम देखें कि कैबिनेट सिस्टम को, संसद को बनाए रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए, समय के साथ चलने वाला बनाए रखने के लिए हम प्रत्येक सरकारें निरंतर रूप से इसका पालन करती हैं, अभिसमयों का पालन करती हैं। कोई भी साहस नहीं कर सकता, कोई संकट को नहीं बुलाना चाहता, किसका उल्लंघन करके? अभिसमयों का उल्लंघन करके। तो अभिसमय ब्रिटिश संविधान की वो अलिखित परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं जो कि वहाँ की राजनीतिक संस्थाओं द्वारा अपने आचरण में उनकी उपयोगिता के कारण काम में ली जाती हैं। अभिसमयों के प्रकार देख लिए, अभिसमय और कानूनों के बीच अंतर, इस चैप्टर के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न कई बार अभिसमय एवं कानून के बीच संबंध पूछ लिया, कई बार अभिसमयों का अर्थ, विशेषताएं और इनके प्रकार पूछ लिए। तो इस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले चैप्टर में हम कल ब्रिटिश सम्राट के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो BA द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आप प्रिय विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखें और अन्य विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।